नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल की नई आबादियों को और कई सेटलर यूनिट्स को निशाना बनाने की इतलात आ रही हैं। इसी के साथ वेस्ट बैंक ने बहुत गैर मामूली और बहुत लीथल हमले करते हुए कई इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। और इसी के साथ बहुत स्पेशल डेवलपमेंट्स बड़े पर्दे के ऊपर सामने आ रही हैं। फ़लस्तीन के मुकदमा की सबसे बड़ी जीत इस तरह से होती हुई नाज़रीन नज़र आ रही है, इस तरह से सामने आ रही है कि इंटरनेशनल मीडिया की जो कवरेज है, जो अमरीकी मीडिया की कवरेज है, वो अचानक से बदलना शुरू हो गई है। वो फ़लस्तीन के हक में और नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ जाना शुरू हो गई है। नेतन्याहू अमरीकी मीडिया में इस वक्त एक्सपोज होना शुरू हो गया है। और आज जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल लिखा गया है जिसके इस वक्त बहुत ज़्यादा समझ लें कि उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, जिसमें यह लिखा गया है कि नेतन्याहू किसी का भी दोस्त नहीं है, नेतन्याहू अमेरिका का भी दोस्त नहीं है और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जंग जारी रखे हुए है। और वो कैमला हारिस को हरवाना चाहता है, ट्रंप को जितवाना चाहता है। ये चीज़ें वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही हैं कि नेतन्याहू किसी का दोस्त नहीं है। एक इजरायली वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका का दोस्त नहीं है, बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक तारीखी डेवलपमेंट है, ये फ़लस्तीन के मुकदमा की बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत स्पेशल डेवलपमेंट्स भी आपके साथ बहुत तफसीली शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महाज है जो इस वक्त पैरेलल साथ जारी है। और ये वो खबरें होती हैं जो रूटीन में डिस्कस नहीं होती। तो इन खबरों को आज हम तफसीली आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं हिज़्बुल्लाह के हमलों से, फिर वेस्ट बैंक के हमले आपको बताएंगे और फिर जो बड़े पर्दे के ऊपर ये स्पेशल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो तारीखी तब्दीली आ रही है उस हवाले से बताएंगे। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, दर्जनों रॉकेट्स के साथ अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि आज नई आबादियों को एक बार फिर अटैक किया गया। कुछ वक्फे के बाद, कुछ दिनों के गैप के बाद आज नई सेटलमेंट्स को, जो कि इवैक्यूएटेड एरियाज नहीं थे, वहां पर अटैक किया गया है। नए इजरायली सेटलर्स के यूनिट्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। जरा देखिए, इजरायली आर्मी रिपोर्ट कर रही है अबाउट 30 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम सदर्न लेबनान टुवर्ड्स नॉर्दर्न इजराइल इन द लास्ट बैच। 30 रॉकेट्स। फायर फाइटिंग टीम्स आर वर्किंग टू एक्सटिंग्विश अ फायर that broke out in Kfar Balam due to the falling rockets। हिज़्बुल्लाह के जो रॉकेट्स वो बरहरास्त आकर टकराए हैं, जिसके नतीजे में आग लगी है। और फायर फाइटिंग टीम्स, अगर आप कल देखें तो कल भी 100-125 के करीब हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट्स दागे थे और दर्जनों मकामात के ऊपर, 15 से 20 मकामात के ऊपर आग लगी थी। अभी वो बुझाने में कुछ देर पहले वो कामयाब हुए हैं। तो अब नया अटैक हुआ है और नई जगह के ऊपर आग लग गई है। हिज़्बुल्लाह स्ट्राइक न्योत इन फर्स्ट कबरिया रिटेलिएशन। पहली बार न्योत की जो सेटलमेंट है इसको निशाना बनाया गया है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान कंटिन्यूज टू टारगेट इजरायली ऑक्यूपेशन पोजीशंस एंड सोल्जर डिप्लॉयमेंट्स, एडिंग दैट द सेटलमेंट ऑफ न्योत to list of target for the first time। हिज़्बुल्लाह इजरायली डिप्लॉयमेंट को, उनके सोल्जर्स की पोजीशंस को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है, दर्जनों सेटलमेंट्स को निशाना बना रही है। और आज जो न्योत की सेटलमेंट है इसको पहली बार अटैक किया गया है और इसको भी हिज़्बुल्लाह ने अपनी टारगेट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। अब ये भी कॉन्टिन्यूस अंडर अटैक आएगी और अब यहां से इजरायली सेटलर्स की जो इवैक्यूएशन है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आज पहली बार इसको अटैक किया गया ना। तो अब ये रोजाना हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये निशाना बनेगी। तो अब यहां से इवैक्यूएशन आज शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मेयर ऑफ द किर्यात शमूना का जरा बयान देखिए। 5 न्यू सेटलर यूनिट्स वर डैमेज टुडे इन किर्यात शमूना, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट दैट दिस हैज बीन द रियलिटी इन द नॉर्थ फॉर पास्ट 11 months। 5 बड़े सेटलर यूनिट्स तबाह किए हैं हिज़्बुल्लाह ने अभी जो किर्यात शमूना के ऊपर अटैक किया है। और मेयर ऑफ द किर्यात शमूना कह रहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लिए 11 महीनों से ये रियलिटी बनी हुई है और इजराइल कुछ भी करने से कासिर है। 4 डिस्ट्रॉयड होम्स हेयर, 5 देयर एंड 3 ओवर देयर, एडिंग दिस इज द हाउ द फायर कम्स एवरी डे विदाउट वार्निंग्स। वो कह रहा है 4 एक मकामात के ऊपर, 5 एक मकामात के ऊपर, 3 अलग मकामात के ऊपर आग लगी हुई है, ठीक है, किर्यात शमूना में। और ये वो चीज है जो रोजाना हम फेस कर रहे हैं, ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये रोजाना की हमारी रियलिटी बन गई है। तो आप अंदाजा करें कि वो इजराइल जो मिडिल ईस्ट की नो डाउट सबसे एक सो कॉल्ड बड़ी पावर समझा जाता था, लेकिन आज हिज़्बुल्लाह इतनी बहादुरी के साथ और इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से अटैक कर रही है कि
रोजाना इसराइल में आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं, इवैक्यूएशन हो रही है, इसराइली इवैक्यूएट होकर सेंट्रल इसराइल में जा रहे हैं, बैरूने मुल्क दौड़ रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, इकोनॉमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया है और पूरी तरह से वो डीमोरलाइज हो चुके हैं और वो पूरी तरह से इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं कि इसराइली हुकूमत जो है वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। तो ये हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बहुत सारे और अवामिल के साथ जो उन्होंने आधी इजरायली फौज को इंगेज करके रखा है, ये भी एक बहुत बड़ा अवामिल है इस फ़लस्तीन के मुकदमा की जीत के अंदर। सोचिए अगर हिजबुल्लाह ना होती, सिर्फ इजराइल को गजा में लड़ना पड़ता तो फिर सूरत हाल डिफरेंट हो सकती थी, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। तो अगर हिजबुल्लाह आई है तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और ये फतह की तरफ फ़लस्तीन जो है वो नज़र आ रहा है सबको। वेस्ट बैंक में नाज़रीन ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और रेजिस्टेंस पूरी तरह से अटैक कर रही है। इसराइल अपनी रिवायत के मुताबिक, अपनी शैतानी माइंडसेट के मुताबिक सिविलियंस को अटैक कर रहा है। फ़लस्तीनियों के घर जो दहाइयों से छीने जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। फ़लस्तीनी निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स का घिराव इस वक्त हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ भी उनको शिकस्त दे रही है। जैसे गजा में उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है और अब वो शिकस्त इतनी बड़ी बन गई है कि इसराइल का अपना सर्वाइवल दांव के ऊपर लग गया है। हालांकि ये कितनी हैरान कुन बात है कि इसराइल तो सिर्फ गजा में लड़ा है और गजा से या लेबनान से या कहीं और से तो कोई फौज इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हुई है, तो फिर इसराइल का अपना वजूद कैसे दांव के ऊपर लग गया है? वो खुद एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर क्यों चला गया है? ये कितनी अजीब सी बात है। तो इबरतनाक शिकस्त जो गजा में हुई है उसका इंपैक्ट इतना बड़ा है। आप जैसे रूस को देखिए, सोवियत यूनियन जो लड़ा था अफगानिस्तान में, लेकिन शिकस्त इतनी बड़ी थी कि खुद सोवियत यूनियन टूट गया था। हालांकि इधर से तालिबान जो है वो मॉस्को नहीं गए थे, मॉस्को पर जाकर उन्होंने हमला नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया था और उस डिफेंस का नतीजा ये निकला क्योंकि सोवियत यूनियन इतनी बड़ी पावर थी और अफगानिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था और सोवियत यूनियन ने अपनी सारी की सारी पावर लगा दी थी। तो इस इबरतनाक शिकस्त का नतीजा ये निकला कि खुद सोवियत यूनियन जो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ मिलती जुलता सिनेरियो है कि उन्होंने अपनी सारी पावर एक कमज़ोर सी ताकत के ऊपर लगाई। हमास क्या है? कुछ भी नहीं है। इसराइल के मुकाबले में उसकी क्या सलाहियत है? कुछ भी नहीं है। क्या ताकत है? कुछ भी नहीं है। तो इसराइल ने इसके बावजूद, यानी हाथी और चींटी का मुकाबला था और चींटी ने जो है वो इस हाथी को गिराने में कामयाब हुई है। तो इसीलिए अभी इंपैक्ट इतना बड़ा है कि वो खुद पूरी तरह से कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इसराइल लेबनान की जंग हारा तो कोई कोलैप्स की बात नहीं हुई, गजा पर पहले भी बमबारी हुई, कोई कोलैप्स की बात नहीं हुई, वेस्ट बैंक में बड़ी बड़ी लड़ाई चली है, इंतफादा 2 दफ़ा हुई है, कोई कोलैप्स की बात नहीं हुई, लेकिन आज ही हो रही है क्योंकि शिकस्त का स्केल बहुत बड़ा है और फिर जो ग्लोबल सतह के ऊपर अवामिल साथ अटैच हो गए हैं। ग्लोबल आइसोलेशन हो गई है, इमेज तबाह हो गया है, यूरोप के क्रिश्चियंस साइडलाइंस हो गए हैं, गवर्नमेंट्स पीछे हट रही हैं, इकॉनमी तबाह हो गई है, ये सारे अवामिल और फिर इधर से मुसलमान जो इकट्ठे हो रहे हैं और फिर उनके पीछे जो रशिया और चाइना खड़ा हो गया आकर और जो ब्रिक्स बन रहा है और जो ग्लोबल डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, ये सारे अवामिल मिलकर इसराइल की मुकम्मल तबाही में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस जो है वो सामना करिए क्योंकि रेजिस्टेंस से ही फतह मिलेगी, सरनगू होने से नहीं मिलेगी। डिप्लोमेसी करके देख लिया इसराइल के साथ, 75 साल डिप्लोमेसी की गई, इसराइल का डिप्लोमेसी का कोई इरादा है ही नहीं। तो रेजिस्ट करके ही उनसे आज़ादी ली जा सकती है, रेजिस्टेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वही काम वेस्ट बैंक में आज हो रहा है। अब जरा देखिए, अल-कुद्स ब्रिगेड से तुलकराम बटालियन क्लेम्स डेडली अटैक ऑन इजरायली सोल्जर्स इन नूर शम्स, deadly attacks on Israeli soldiers. Tulkaram battalion is claiming it has detonated an explosive device by an Israeli military vehicle in Nur Shams camp in occupied West Bank, achieving confirmed casualties. West Bank में रोजाना की बुनियाद पर इजरायली फौजी मर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। फिर आप देखिए, इन द रिवेंज ऑफ द ब्लड ऑफ आर लीडर अबू शुजा, एक बहुत बड़े कमांडर जो पिछले दिनों शहीद हो गए थे अबू शुजा, उस हवाले से हमने आपको बताया था, उनके रिवेंज के तौर पर our fighters were able to lure an Israeli infantry force into complex ambush prepared in advance. एक बहुत ही कम्प्लेक्स घात के अंदर एक इजरायली इन्फेंट्री फोर्स को फंसाया और उसको हमने मारा और जख्मी किया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 15-20 दिनों बाद, महीने बाद एकदम से नंबर सामने आएंगे कि सैकड़ों नहीं हजारों इजरायली फौजी वहां पर जख्मी और मरे हैं। ये एकदम से कलेक्टिव रिपोर्ट्स आपके सामने आनी है क्योंकि ये वाकयात जो हो रहे हैं ये सब तस्दीक शुदा वाकयात है कि रोजाना 10, 15, 20, 25 इजरायली फौजी निशाना बन रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं।
تو آپ دیکھیں گے مہینے میں یہ سینکڑوں ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگلے حملے میں ناظرین بتا رہے ہیں کہ انجینئرنگ یونٹ، ریزسٹنس کا جو انجینئرنگ یونٹ ہے، اس نے ایک بڑا زبردست گھات لگایا اینڈ ڈیٹونیٹڈ اینٹی پرسونل بوم آف شجاع 1 ٹائپ۔ جو ابو شجاع ہیں، جو کمانڈر شہید ہوئے، ان کے نام کے اوپر شجاع 1 انہوں نے ایک بوم بنایا ہے، اس کو جناب ڈیٹونیٹ کیا آفٹر دا فورس ریچڈ دا کلنگ پوائنٹ۔ جب وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ گئی جہاں پر یہ بوم نصب تھا، اس کو ڈیٹونیٹ کیا، کازنگ ڈیتھس اینڈ انجریز امنگ اٹس رینکس۔ ایک ایک خبر میں آپ دیکھیں کہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج ماری جا رہی ہے اور زخمی ہو رہی ہے، اور المائدین، الجزیرہ ان خبروں کو شیئر کر رہے ہیں، یعنی ان کی باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں۔ Our fighters were able to target the Israeli infantry force with bullets and carried out direct sniper fire towards the rescue forces causing confirmed injuries۔ اب انہوں نے لکھا ہے یہاں پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، انجریز ہوئی ہیں، کنفرمڈ انجریز ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک فورس کو، انفینٹری فورس کو نشانہ بنایا، اور جب ریسکیو فورس آئی تو پھر فلسطینی سنائپرز نے اٹیک کیا اور ان کو جو ہے وہ کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ایک آخری بیان ویسٹ بینک کے حوالے سے دیکھیے، ریزسٹنس کے بڑے لیڈر بتا رہے ہیں حمدان، the qualitative development of the resistance in the West Bank will be greater in light of Gaza's steadfastness۔ غزہ سے بھی زیادہ بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ ہم ویسٹ بینک میں کر کے دکھائیں گے، اس کا سکیل غزہ سے بھی بہت بڑا ہونے والا ہے۔ یہ ریزسٹنس کے بہت بڑے، حماس کے بہت بڑے لیڈر بتا رہے ہیں، تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ریزسٹنس لڑ رہی ہے، اور یہ یاد رکھی جائے گی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین، جو اسپیشل ڈیولپمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تھوڑی تفصیلات کے ساتھ، اور یہ بہت غیر معمولی ہیں۔ ناظرین، فلسطین کے مقدمے کی بہت بڑی جیت ہو رہی ہے، بہت تاریخی جیت ہو رہی ہے۔ نتنیاہو اور اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایکسپوز ہو رہا ہے، اور وہ اپنی گراؤنڈ لوز کر رہا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی جو کوریج ہے وہ بدل رہی ہے، وہ نتنیاہو کے خلاف اور فلسطین کے حق میں، ایون حماس کے موقف کے حق میں اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کے جو بڑے بڑے اتحادی ہیں وہ اس وقت پیچھے ہٹ رہے ہیں اور سمجھ لیں کہ یحییٰ سنور کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ جو 23 سال انہوں نے جیل میں بیٹھ کر اسرائیلی سوسائٹی اور مغربی سوسائٹی اور مغربی میڈیا کیسے ورک کرتا ہے، اسرائیلی میڈیا کیسے ورک کرتا ہے، اس کو پڑھا، یہ اسٹریٹجی جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے، اور ایک ایسی بیٹل یحییٰ سنور نے لڑی ہے، حماس نے لڑی ہے، جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اب ناظرین، جو نئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو غیر معمولی امپیکٹ رکھتی ہے، ناظرین ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک امریکی بہت فیمس آتھر ہیں، مصنف ہے بہت ساری کتابوں کے، فریڈمین، اور ایک کالم نگار بھی ہیں، نیو یارک ٹائم میں وہ ریگولرلی کالمز لکھتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کئی سال وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، مطلب بہت فیمس اور بہت وسیع تجربہ کار اور فارن پالیسی کے ماہر۔ انہوں نے جناب ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب امریکہ میں یا یورپ میں ان کے میڈیا کی اہمیت یہ ہے کہ اگر نیو یارک ٹائم میں، واشنگٹن پوسٹ میں، فائنینشل ٹائم میں، اکانومسٹ میں، اگر یہاں پر کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے یا اس طرح کے جو بڑے چینلز ہیں، تو ایک ایک آرٹیکل اور ایک ایک کتاب معنی رکھتی ہے۔ یہ اتنے معنی رکھتی ہے کہ یہ پورے کے پورے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ پوری کی پوری فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یعنی جو امریکی پالیسی ہے ٹورڈز اینی کنٹری، وہ ایک آرٹیکل، ایک کتاب سے بھی جو ہے وہ بہت متاثر ہو سکتی ہے اور ڈائیورٹ ہو سکتی ہے، امریکی پالیسی میں شفٹ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آلریڈی ایک ویو چلی ہوئی ہے وہاں پر۔ امریکن ینگ جو پیپل آپ دیکھ لیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، امریکن یونیورسٹیز میں کیا ہوا ہے، امریکہ کی سڑکوں کے اوپر کیا ہوا ہے، اور بہت سارے پولیٹیشنز، بہت سارے تھنک ٹینکس کس طرح فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف وہاں پر بات کر رہے ہیں، تو ایک موومنٹ تو وہاں پر چل رہی ہے۔ اب اس میں یہ جو آرٹیکل آیا یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس میں مطلب نتنیاہو کی گرتی ہوئی دیوار کو بہت زوردار دھکا دیا گیا ہے۔ اتنے کھلے الفاظ میں اسرائیل اور نتنیاہو کے خلاف آج تک نہیں لکھا گیا جتنا لکھا گیا، حالانکہ نیو یارک ٹائم تو ہے ہی ان کا، اس میں اتنے کھل کر آج تک نہیں لکھا جا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ نتنیاہو کسی کا دوست نہیں ہے، وہ امریکی مفادات کا بھی دوست نہیں ہے، اور وہ اس وقت بہت گھناؤنا کھیل یہ کھیل رہا ہے کہ وہ براہ راست امریکی الیکشنز کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اور وہ ٹرمپ کو جتوانا چاہتا ہے اور کیملا ہارس کو ہروانا چاہتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے، ٹرمپ کو لانا بھی اس کے اپنے فائدے میں ہے، اور وہ براہ راست امریکی الیکشنز کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ امریکی الیکشنز کے اندر مداخلت کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جب سب سے بڑا اتحادی مداخلت کر رہا ہو، تو یہ تو امریکہ کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی امریکی اتحادی یعنی برطانیہ نے یا فرانس نے یا جرمنی نے یا جاپان نے یا آسٹریلیا نے
अमेरिका के इलेक्शन में मुदाखलत की हो, और तो ये चीजें वहां पर एस्टैब्लिश। पहले जरा खबर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम, हाउ नेतन्याहू इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, elect ट्रंप एंड डिफीट हैरिस। नेतन्याहू कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप को लाने की कोशिश कर रहा है और कैमला हैरिस को हराने की कोशिश कर रहा है। अब जरा एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस इज नीडेड टू रिमाइंडिंग दैट बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट देयर फ्रेंड, अगर ये कैमला हैरिस और बाइडेन को ये रिमाइंड करवाने की जरूरत है कि नेतन्याहू उनका फ्रेंड नहीं है, तो मैं उनको रिमाइंड करवा देता हूं। नाइदर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं उनको याद करवा दूं कि और उनको बता दूं कि वो अमेरिका का भी दोस्त नहीं है, नॉर मोस्ट शेमफुली, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो इस्राएली हॉस्टेजेस का भी दोस्त नहीं है, यानी उनको भी नहीं बचाना चाहता। टोटल वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है। नेतन्याहू वाज ड्रैगिंग आउट नेगोशिएशंस शुड मेक दैट क्लियर, नेतन्याहू हैज ओनली वन इंटरेस्ट। इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लें कि नेतन्याहू का इस वक्त सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, हिज ओन इमीडिएट पॉलिटिकल सर्वाइवल, और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसका अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल। यहां पर कोई ग्रेटर इजराइल नहीं बन रहा, यहां पर कोई हमास को शिकस्त नहीं हो रही, यहां पर कोई इनके जो शैतानी खेल है वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नेतन्याहू जमीनी हकायक से हटकर फैसले कर रहा है और वो इस हद तक शैतान है कि वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये कहां लिखा जा रहा है? न्यूयॉर्क टाइम में लिखा जा रहा है, और उनका सबसे फेमस ऑथर लिख रहा है, इवन इफ दैट अंडरमाइंस इजराइल्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। सबसे बड़ी लाइन है जो लिखी गई है कि इवन अगर इजराइल का इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाए, कि इस जंग के नतीजे में इजराइल 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद खत्म हो जाए, तो भी नेतन्याहू को फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा। उसके लिए सबसे जरूरी बन गया है अपने आप को बचाना, क्योंकि जो ही वो अपने इक्तदार से निकलेगा, जेल और फिर फंदा उसके गिर्द तंग होगा, वो तख्तादार के ऊपर होगा। इसलिए जंग को रोकना समझो कि अपने गले में फंदा डालने के मुतरादिफ है उसके लिए। मैडम वाइस प्रेसिडेंट हैव नो डाउट दैट दिस विल लीड हिम टू डू थिंग्स इन द नेक्स्ट 2 months that could seriously harm his electoral chances and strengthen those of Donald Trump. और अब कैमला हैरिस को बहुत अच्छी तरीके से, मैडम प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रही तो वो फिर ऐसे स्टेप लेने पर मजबूर होगी, यानी इसी पॉलिसी के तहत वो ऐसे इकदामात उठाएगी कि उसकी इलेक्टोरल कैंपेन को मजीद नुकसान होगा और डोनाल्ड ट्रंप को मजीद फायदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दोनों तरफ खेल रहा है, मुसलमानों का वोट भी लेने की कोशिश कर रहा है और ज्यूज का वोट भी लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ वो खेल रहा है, और साथ बाइडेन और कैमला हैरिस को नाअहल भी साबित कर रहा है कि देखो तुम्हारी तो लीडरशिप भी कुछ नहीं है। एक तरफ वो कहता है कि देखो तुम्हारी लीडरशिप में हमास ने हमला कर दिया, और फिर वो कहता है कि जो है वो तुम सीजफायर नहीं करवा सकते। दोनों तरफ से खेल रहा है। तो अगर ये जंग जारी रहती है तो कैमला हैरिस रोजाना की बुनियाद पर हर गुजरते दिन के साथ ग्राउंड लूज करेगी और उसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाएगी। ट्रंप जो है वो स्ट्रेंथन और मजबूत होता चला जाएगा। यहां पर आर्टिकल बहुत लंबा है, लेकिन आखिरी चीज मैं इस आर्टिकल के हवाले से आपको बताऊं, एक और बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना की उन्होंने बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट और वाशिंगटन में फर्क क्या है, अमेरिका में फर्क क्या है, कि वाशिंगटन में जो हमारे मतलब ऑफिशियल्स हैं वो बंद कमरों में बैठकर सच बोलते हैं और पब्लिक में जाकर झूठ बोलते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की रिपोर्टिंग से और इजराइल की रिपोर्टिंग से मैंने कुछ मुख्तलिफ चीज सीखी है, और वो मैंने ये चीज सीखी है कि इजराइल में इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां बंद कमरों में बैठकर, यानी जब वो आपसे आकर मिलते हैं और बंद कमरों में बैठकर बातें करते हैं, तो वो बंद कमरों में आपसे बैठकर झूठ बोलते हैं और पब्लिक में जाकर सच बोलते हैं। उसने कहा कि जाएं सुने नेतन्याहू अपनी पब्लिक के सामने क्या कह रहा है, वही असल सच्चाई है जो वो खुलकर अपनी पब्लिक को कह रहा है। ये आखिरी लाइन लिखिए, लिसन ओनली टू व्हाट दे से इन पब्लिक टू देयर ओन पीपल एंड इन देयर ओन लैंग्वेजेस। अगर आप सच जानना चाहती हैं मैडम प्रेसिडेंट, तो सिर्फ इस बात को सुनिए कि नेतन्याहू अपनी पब्लिक से क्या बात कर रहा है। असल में सच वही है, वो सच नहीं है जो वो बंद कमरे में आपको बता कर गया है, क्योंकि आप यहां पर समझते हैं कि बंद कमरों में की जाने वाली बातें सच्ची होती है और पब्लिक में झूठ बताया जाता है। ऐसा नहीं है, वो आपसे डबल गेम कर रहा है। असल सच वो है जो पब्लिक को कह रहा है कि जंग नहीं रोकेगा, तो वो असल सच वो है। तो ये इस आर्टिकल का, जिसका अब हर तरफ चर्चा है, उसका एक मुख्तसर सा मैंने पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा। अब नाज़रीन यहां पर डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस नाज़रीन ये क्रिएट हो रहा है जो नतीजा खेज साबित होगा, हर सूरत में होगा।
वो नाज़रीन देखें, वाशिंगटन में इजराइल को डिफेंड करने के हवाले से, इजराइल को बचाने के हवाले से रत्ती भर भी वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हर सूरत में इजराइल को डिफेंड करना ही करना है, इस पर पूरा वाशिंगटन जो है वो मुत्तफिक है, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े, जितनी मर्जी फौज भेजनी पड़े, असलहा और पैसे भेजने पड़े, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। फर्क यह पड़ा है कि नेतन्याहू जंग जारी रखकर अमेरिकी इलेक्शंस में मुदाखलत कर रहा है, और ये जो जंग वो जारी रखे हुए है, इसमें वाहिद मकसद ट्रंप को जितवाना है, अमेरिकी इलेक्शंस में बराह रास्त मुदाखलत करना है, इसराइल को डिफेंड करना नहीं है। यानी ये वो बातें हैं जो अब पब्लिकली एस्टैब्लिश हो रही हैं। उनका इतना बड़ा थिंक टैंक्स जो है वो खुलकर आकर इतने बड़े बड़े इदारों में लिख रहे हैं कि नेतन्याहू इस जंग से ना तो इसराइल को डिफेंड कर पा रहा है, इसमें इसराइल का कोई मफाद नहीं है, इवन वो अमेरिका का दोस्त भी नहीं है। इस जंग को जारी रखने में अमेरिका भी कोई फायदा हासिल नहीं करेगा। ये चीजें एस्टेब्लिश की हद तक वहां पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है कि उनमें ये उनका माथा ठनका है कि अच्छा, मतलब हम तो इसराइल को डिफेंड कर रहे थे थ्रू कंटिन्यूइंग द वॉर, तो इसका मतलब इसराइल का डिफेंस कंटिन्यूइंग द वॉर में नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ नेतन्याहू के गिर्द बात घूम रही है। और फिर वहां पर यह भी दलीलें आ रही हैं कि देखें, इसराइल के अंदर ये जो 10 लाख लोग निकले हैं, ये क्यों निकले हैं? इसराइल के अंदर जो सारी लीडरशिप है वो कह रही है कि जंग को रोका जाए, ठीक है। तो ये अब इसमें नाज़रीन ये नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है ये चीजें, और कैमला हारिस के लिए अब नाज़रीन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जंग को रुकवाए। अगर उसने इलेक्शन जीतना है, जो कि जीतना है उसने हर सूरत में, तो वो इस जंग को उसको रुकवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो ज़ायनिस्ट बाइडन है, अब उसकी भी अकल ठिकाने आ रही है कि नेतन्याहू तो उससे डबल गेम कर रहा है। बाइडन तो अपने ज़ायनिस्ट होने में हर तरह की सपोर्ट दे रहा था ना, कि ज़ायनिज्म का मतलब ही यह है कि मैं इसराइल को हर सूरत में डिफेंड करूं, ठीक है, यही मेरी आखिरत में भी बका बनेगी और यही मेरी दुनिया में बका का मतलब है। लेकिन अब इसराइल और नेतन्याहू अलग अलग हो गए हैं, इसराइल का मफाद कुछ और है, नेतन्याहू का मफाद कुछ और है। तो यहां पर पॉलिसी शिफ्ट जो है वो बहुत बड़ा आने वाला है। और आप जरा बाकी ऑफिशियल्स को देखिए, पब्लिकली मजीद क्या बातें हो रही हैं। नेतन्याहू was deceitful and sought to waste time until the American elections। अब अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, बाकी अमेरिकी मीडिया, कि नेतन्याहू ने धोखा दिया है और ये सिर्फ इलेक्शन तक टाइम वेस्ट करना चाहता है। नेतन्याहू इज अनलाइकली टू फेस सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम वाशिंगटन इफ ट्रंप इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और नेतन्याहू का फायदा यह है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया तो फिर उसको वाशिंगटन से कोई प्रेशर नहीं आएगा। वैसे अभी भी कोई रियल प्रेशर नहीं है, लेकिन मतलब खुली छूट, हर तरह की सपोर्ट, ईरान से जंग, जो भी वो करना चाहता है वो उसको पूरी मदद जो है वो ट्रंप दे सकता है। इसीलिए वो जो है वो ट्रंप को जितवाना चाहता है। तो आप देख रहे हैं ये खुला टॉपिक वहां पर बन गया है, ये एक आध बंदे की बात नहीं है, हर तरफ यही डिस्कस हो रहा है। टॉक शोज में मजीद आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हर तरफ ये डिबेट हो रही है। उनका थिंक टैंक्स ने इसी बात को मतलब आगे मजीद इलेबोरेट करना, वीलॉग्स में डिस्कस करना, तो ह्यूज इंपैक्ट। और इलेक्शन का टाइम, मिसाल के तौर पे हैरेड्स को देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन to the public line that the main obstacle to the deal is Hamas is beginning to change। बहुत इंपॉर्टेंट बात हैरेड्स ने लिखी है कि पब्लिक में जो बाइडन की पॉलिसी थी कि हमास ही सबसे बड़ी रुकावट है, वो बदलना शुरू हो गई है। अब बाइडन पब्लिकली ये कहना शुरू हो गया है, उसने आगाज कर दिया और आगे वाले दिनों में मजीद होगा, कि असल रुकावट नेतन्याहू है, हमास नहीं है। नेतन्याहू इज कंसर्न्ड अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिजनर्स फैमिलीज which is receiving increasing coverage in the international media। नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशानी है कि जो प्रिजनर फैमिलीज हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिल रही है। नेतन्याहू इज वरीड अबाउट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म एंड इज ट्राइंग टू वार्ड ऑफ accusation that he is thwarting the prisoner return deal। और इंटरनेशनल कवरेज से वो इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है कि उसमें डायरेक्ट नेतन्याहू के ऊपर तनकीद हो रही है कि मुज़ाकरात की राह में जो रुकावट है वो असल में नेतन्याहू है, हमास नहीं है। तो आप देखिए ये वो फ़लस्तीन के मुकदमा की जीत है कि मोरालिटी भी हमास की और फ़लस्तीन के साबित हुई, एथिक्स भी हमास और उनके साबित हुए फ़लस्तीन के, और दुनिया को पता चला कि कौन रुकावट है, और दुनिया को ये पता चला कि नेतन्याहू किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है, ये सब के खिलाफ है और ये ऐसा शैतान है जो सारी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए इसको हटाना, फ़लस्तीन को उसका राइट देना ही दुनिया के लिए बेहतर है। अगर फ़लस्तीन को उसका राइट नहीं मिलेगा तो ऐसे शैतानों के पीछे लगकर सबकी तबाही होने वाली है और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए
اسرائیلی میڈیا یدیونات سب سے بڑا کیا رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے, there will come a time when American pressure becomes impossible and there is no choice but to accept the deal. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری ڈیولپمنٹس جو پیچھے ہو رہی ہیں, آنے والے دنوں میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ اسرائیل کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ ڈیل کو ایکسیپٹ کر لے. پریشر اتنا زیادہ بڑھنے جا رہا ہے کیونکہ گراؤنڈ ختم ہو گئی ہے نا, جس گراؤنڈ کے اوپر نتنیاہو کی سپورٹ جاری تھی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے. مطلب بائیڈن کو حاصل کیا ہو رہا ہے, وہ جس زائنزم کے عقیدے کے اوپر نتنیاہو کو سپورٹ کر رہا تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے کہ زائنزم کے مطابق اسرائیل کو بچانا ہے, نتنیاہو کو نہیں بچانا ہے. نتنیاہو تو اس سے ڈبل گیم کر رہا ہے اور دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. سارا کام امریکی مفادات کے خلاف ہو رہا ہے. الیکشن اس کی پارٹی ہار رہی ہے. چائنا کیسے دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, عرب اس کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں امپیکٹ کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یا تو نتیجہ خیز ثابت ہونے والی ہیں اور جنگ رک جائے گی. اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی اسرائیل کی فتح کی پریڈکشن نہیں کر رہا ہے. یعنی دو سینیریو ہے نا, یہ ساری چیزیں یا تو جنگ رکوانے میں کارآمد ثابت ہوں گی اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گی. اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو آپ دیکھ لیں کہ جنگ جاری رکھنے میں سارے کہہ رہے ہیں اسرائیل کولیپس, اسرائیل خاتمہ, اسرائیل کا ڈیمائز ہونے جا رہا ہے. تو جو بھی وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, وہ جس بھی راستے کے اوپر جاتے ہیں, فلسطین کی جو آزادی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایوری پاسنگ ڈے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ویسٹ بینک میں ہو رہی ہیں, غزہ میں ہو رہی ہیں اور لیبنان کے حملوں کے نتیجے میں ہو رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں نتنیاہو کو اس کے انجام کی طرف بہت جلد لے کر جانے والی ہیں. ابھی 10 لاکھ اسرائیلی نکلے ہیں. اب آپ دیکھیے گا اگلی بار وہ کتنے زیادہ نکلیں گے اور اگلی بار ان کا ریاکشن کتنا مختلف ہوگا. یہ تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.